थर्मोडायनामिक्स। अस्सलाम वालेकुम। थर्मोडायनामिक्स क्विज का पार्ट 2 हम डिस्कस अभी करेंगे। MCQ 3 हमारे पास, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज केप्ट कांस्टेंट। हमने आइडियल गैस का जो टेम्परेचर उसको हमने कांस्टेंट रखना है जब वो एक्सपैंड करे। तो जब एक्सपेंशन हो उसके टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए। इस तरह हमने गैस को एक्सपैंड करवाना है तो उसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। द गैस डज एक्सटर्नल वर्क। गैस क्या करती है, वो जो पिस्टन होता है ना उसको, अगर ये है ना हमारा सिलेंडर, तो इस तरह ये पिस्टन लगा होता है। तो गैस ने इस पिस्टन को क्या करना, ऊपर उठाना है। तो जब गैस इसको ऊपर उठाएगी तो उसकी जो टेम्परेचर है गैस का वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्योंकि जब गैस देखे खुद वर्क करेगी तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने इस तरह इसकी एक्सपेंशन करवानी है कि इसके टेम्परेचर में कोई तब्दीली ना आए। तो इसको हम कहते हैं कि हमने वेरी वेरी स्लो एक्सपेंशन करवानी है। इतनी स्लो एक्सपेंशन करवानी है कि जब गैस एक्सटर्नल वर्क करे तो उसकी जो टेम्परेचर है, उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो जब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी फिर टेम्परेचर तो कांस्टेंट ना रहा है, ऐसे ही है ना। तो इसलिए जितना आप इसको स्लो पॉसिबल तरीके से आप इसको एक्सपेंड करवाना है कि जब वो एक्सपेंड करे तो उसकी जो टेम्परेचर उसमें कोई तब्दीली ना आए। तो द गैस डज एक्सटर्नल वर्क ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस क्या रहेगी, ये हमने बताना है। क्वेश्चन के समय लगी सबको कि टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस उसको हमने कांस्टेंट रखना है। क्यों, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। वैसे होता क्या है कि जब गैस एक्सपैंड करते हैं तो ठंडी हो जाती है। ठंडी क्यों होती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम क्यों होता है, क्योंकि जब गैस वर्क कर रही होती है तो उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। तो जब एनर्जी कम होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। क्योंकि जो स्लाइड नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर टेम्परेचर कम होता है या काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए अगर वो सडनली वो एक्सपैंड करती है, जैसे आपने देखा होगा कि यकदम से एकदम से टायर ब्रस्ट करता है, वहां पे गैस क्या करती है, सडनली एक्सपैंड करती है। तो आपने देखा होगा वहां पर ये कूलिंग प्रोसेस जो को जनरेट करती है। तो चूंकि वहां पर सडनली एक्सपैंड करती है तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो एनर्जी कम होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब है उसका टेम्परेचर कम हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने उसके टेम्परेचर को कोई चेंज हमने नहीं होने देना। तो इसलिए फिर हमने क्या किया, इसलिए फिर हमने ये किया कि इसलिए इतना स्लो इसको हमने गैस को एक्सपैंड करवाने से वर्क करवाना है कि उसके जो टेम्परेचर में कोई कंसिडरेबल चेंज ना आए। ज़रा जब वर्क करेगी तो उसकी एनर्जी तो कम होगी, एनर्जी कम होने से उसका टेम्परेचर तो कम होगा। लेकिन वो इतना कम होगा कि वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी कि इतना स्लो आपने इसको एक्सपेंड करवाना है कि इसका जो टेम्परेचर है उसमें कोई तब्दीली ना आए। आएगी जरूर, क्योंकि जब वो वर्क कर रही है तो चाहे 0.00001 भी क्यों ना आए तो वो जीरो तो होगी, लेकिन तब्दीली तो आएगी। लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो इस तरह हमने गैस को क्या कराना है, एक्सपैंड करवाना है कि उसके टेम्परेचर में तब्दीली ना आए। तो इस प्रोसेस के दरमियान इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, रिमेन्स कांस्टेंट होती है। ये डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन होती है। तो इस सवाल का जवाब देंगे नोरीना, आप दो। नोरीना, इस सवाल का जवाब क्या होगा। मैं नोरीना का बताऊं आवाज। सर? नहीं, आपने नहीं बताना, फिजिस्ट आप बताओ। रिमेन कांस्टेंट। और इसकी रीजन भी बता दें। क्योंकि टेम्परेचर जो है वो तो हम तकरीबन ना होने के बराबर चेंज कर रहे हैं। जब चेंज ही नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी क्यों चेंज होगी। क्योंकि हमने पढ़ा कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। और काइनेटिक एनर्जी के किसका मेजर होता है, टेम्परेचर का। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी वो डायरेक्टली रिलेटेड, वो किसके डायरेक्टली रिलेटेड है, टेम्परेचर के। इन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
क्योंकि वहां पर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के। तो इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी हमारी होती है वो टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इसका मतलब हमारी इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कल असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन कौन देगा? हमने डिसाइड किया है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, कि एक नई चीज़ हम करते हैं कि जिस तरह यूनिवर्सिटी में आपने प्रेजेंटेशन दी है इस तरह यहाँ पर भी हम प्रेजेंटेशन का सिलसिला रखते हैं, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट ईयर कंप्लीट की है। तो कोई हाथ जो सभी ना उन्होंने कंपलसरी होगा कि और अपनी मर्जी का उन्होंने एक टॉपिक उस पर तैयार करना है और उसकी प्रेजेंटेशन में वो तैयार करनी है। और यहाँ पर फिर ऑनलाइन हम उसकी प्रेजेंटेशन लेंगे। तो जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे कि सब ने इसके आंसर क्वेश्चनिंग करनी है, और जो प्रेजेंटेशन देने वाला होगा उस वक्त फिर उसने अपने आप को डिफेंड करना है। तो इस तरह के ये आपका हो जाएगा कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो अगर वो आपसे वो कहते हैं कि जी डेमो दे या तो हमें पढ़ाएं, तो उस तरह जब आपको क्वेश्चन की बौछार आप पे होती है तो इस तरह आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आप किस तरह अपने जो टॉपिक है ना उसको आप किस तरह डिफेंड कर रहे हैं। तो इससे आपको अपने नॉलेज का भी आइडिया हो जाएगा, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपसे होंगे तो फिर आपको, और आप जब उनको आंसर करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा तरह एक्सपीरियंस आ जाएगा। और मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो सबसे पहले कौन प्रेजेंटेशन देना चाहता है? कल प्रेजेंटेशन होगी। अगर कल नहीं रखना चाहते तो फिर हम इसको एक दो दिन हम आपको मजीद भी दे देते हैं। तो कोई अगर खुद ही बताना चाहे कि मैंने देनी है सबसे पहले। मंडे से स्टार्ट करें सर। चले मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मंडे को सबसे पहले कौन प्रेजेंटेशन देगा? सर किस टॉपिक्स पे अपनी प्रेजेंटेशंस मर्जी के, होंगी? लेकिन फर्स्ट ईयर का अपनी कोई अपनी मर्जी का टॉपिक होगा। फर्स्ट ईयर फिजिक्स से। पूरी फर्स्ट ईयर? हाँ जी, पूरी फर्स्ट ओके। ईयर। लेकिन अभी तो हमने वो इधर पढ़ा नहीं है आपसे कि वो खुद ही करना है हमने तैयार। खुद ही प्रेजेंटेशन बनानी है ना। ओके ओके, सर थैंक आप एक काम करें जो ना, आप टॉपिक हो कुछ सर वो लिस्ट बना मर्जी से होगा, जी। दें। अपनी सर मर्जी आप से टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। हाँ जी, अपनी मर्जी का आपने टॉपिक बनाना है और उसको अपनी मर्जी से वो उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है और यहाँ पे क्लास में डिफेंड करना है उसको। ठीक है सर। सब आप कुछ बोल सर रहे थे। कितने मिनट की हो सकती है? मिनिमम आप टाइम भी हम डिसाइड कर लेते हैं, टाइम कितना होना चाहिए। कुछ टॉपिक छोटे हैं कुछ बड़े हैं तो वो अपनी मर्जी से होगा टाइम कि फिक्स वो। नहीं, टाइम फिक्स रहने देते हैं ना, क्योंकि हमने टाइम तो फिक्स सीख। नहीं करें सर, टाइम हाँ फिक्स जी, नहीं करें। क्योंकि हमने तो सीखने के लिए पढ़ा करना टाइम है ना। फिक्स नहीं करें टॉपिक। हाँ जी, क्योंकि ना हमने सीखने के लिए सारा कुछ करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे उतने ज्यादा आपको फायदा होगा। तो इसलिए फिर हम टाइम फिक्स नहीं करते हैं, जितनी जब उसकी जो मर्जी कंप्लीट हो जाए तो वो बेस्ट है। तो सिर्फ एक ही टॉपिक पे करनी है तो वो हाँ तो। जी, एक टॉपिक पे। जैसे तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन फर्स्ट हो ईयर में गया, है वो। प्रोजेक्टाइल मोशन हो ओ, गया, लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, कुछ भी आप कर सकते हैं। न्यूटन लॉज हो गए, ओ, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए, वगैरह वगैरह। तब आप कुछ कह रहे थे आई थिंक। यहाँ पर किसने कोई सजेशन देनी थी वो भी दे दें। सर सर मैं कह रही थी रजिस्ट आपका नाम मुझे नहीं पता, आपका नाम क्या है? सर मैं कह रही थी कि आप कुछ टॉपिक्स फाइनलाइज कर लें कि ये टॉपिक्स हैं, और फिर आप क्या देंगे इन टॉपिक्स में से आपने प्रेजेंटेशन देनी है जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं फर्स्ट ईयर में से। कुछ टॉपिक्स जैसे आपने दो तीन नाम लिए हैं ना, तो अच्छा, आप अपना उनमें नाम से बताइए, कोई आपका 10 नाम क्या है? हुमैरा। अच्छा, हुमैरा, ठीक है।
तो मतलब इस तरह ये भी है ना, जो खुद अपनी मर्जी से टॉपिक तैयार करना चाहता है वो खुद अपनी मर्जी का टॉपिक तैयार कर ले। जो कहता है नहीं मैंने टॉपिक मेरे आप मुझे सिलेक्ट दे, फिर मैं उसको टॉपिक दूंगा। ये दोनों आपके पास चॉइसेस हैं। ठीक है। चलिए ठीक है। तो हुमैरा ने बोला है, ये जो फिजिस्ट वाले हैं इन्होंने बोला है कि मैं सबसे पहले प्रेजेंटेशन दूंगी। तो नंबर 1 हमारा फिर हुमैरा हो गया, उसके बाद फिर ग्रुप में मजीद इस पर डिस्कशन कर लेंगे। नंबर 2 या नंबर 3 हमारा क्या होगा, और डेज भी हम रख लेंगे। और इससे ये होगा कि जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा, ताकि हमारा जो पिछला कोर्स है उसको कंप्लीट करने का आराम आराम से, क्योंकि स्पीड हमने नहीं लगानी, हमने चीज़ों को सीखने के लिए पढ़ना है। सिलेबस ख़त्म के लिए कि हमने नहीं पढ़ना, हमने डीपली स्टडी करनी है, हमने फिजिक्स के कंसेप्ट को हासिल करना है। तो इस तरह जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तो आपके और ज़रा फायदे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। जब आपको पता होगा कि ये मेरा क्वेश्चन है तो आपने किस तरह प्रॉपर वे में जवाब देना होता है, ये सारी चीजें आपको वहां पर फिर अंडरस्टैंड आपको हो जाएंगी। ठीक है। तो मंडे को हुमैरा की प्रेजेंटेशन है। ठीक है। डन। एमसीक्यू नंबर 4 है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ। ये बताएगा मुझे, ऑन आप बता दो। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, मास या टेम्परेचर। टेम्परेचर सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर को डील करता है। काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है टेम्परेचर, तो नहीं एनर्जी भी वो कह तो, सकते हैं वो वैसे इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर। की बात आप कर रहे हैं। मैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का पूछ रहा हूँ, जी। वो आप इंटरनल एनर्जी का बता रहे हैं। ये पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आया और इसका आंसर क्या है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है। एनर्जी होगा। एनर्जी होगा। यस। अ थर्मोडायनामिक सिस्टम गोज फ्रॉम स्टेट्स। अब ये पहले उसकी स्टेट है P1 V टू 2P1V। यानी कि ये दो केसेस हमारे पास। पहले केस में क्या कहता है कि उसकी स्टेट P1V है, P1V से वो कहाँ पे चला जाता है 2P1V में। दूसरा केस है वो कहता है कि पहले उसकी स्टेट P भी थी और वो किस में सर चला आपकी जाता है। आवाज बहुत स्लो आ रही है। विशल आपके इंटरनेट का इशू है इसलिए आपको स्लो आ रही है, या आपने आई थिंक हैंड फ्री लगा लें। आपके इंटरनेट का इशू है, बाकियों को सही आ रही है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वो आपने परेशानी होना जिनको आवाज़ सही तरह नहीं आ रही, क्योंकि आप पाकिस्तान में आप रहते हैं तो इंटरनेट के इश्यूज यहाँ पर काफ़ी आपको फेस करने पड़ते हैं। तो वो कहते हैं दो हमारे पास केसेस है। पहले केस में क्या कहता है, पहले केस में वो कहता है कि P1, पहले उसकी जो स्टेट है वो है P1V, फिर स्टेट से वो कहाँ पे चला जाता है 2P1V में। ये पहला केस है। दूसरे केस में कहता है कि उसकी इनिशियल स्टेट है PV, PV से वो कहाँ पे चला जाता है P×2V में। तो देन वर्क डन इन द टू प्रोसेस, पहले प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है, दूसरे प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है, ये हमने बताना है। तो सर इसका आंसर कौन देगा? इकबाल आप बताओ, पहले केस में वर्क डन कितना होगा? सर नहीं मालूम, किसी को पता समझ है तो नहीं खुद आता बता ये। दे। किसी को पता है बता दे। सर क्वेश्चन क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, जरा उसको एक्सप्लेन करेंगे तो। वो कहता है हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम है ना, तो जरा इनिशियल स्टेट उसकी होगी फिर फाइनल स्टेट होती है। ठीक है। इनिशियली जब उसकी स्टेट है तब उसका जो प्रेशर है वो P1 है और वॉल्यूम V है। फिर हमने उसमें वो प्रोसेस उसको हमने स्टार्ट किया, फिर जो उसकी फाइनल जब स्टेट पे पहुंचा तब उसका प्रेशर कितना हो गया 2P1, यानी कि इनिशियल प्रेशर से उसका प्रेशर कितना हो गया, डबल हो गया, लेकिन वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहा है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि वर्क डन कितना हुआ है। दूसरा केस है कि वो कहता है कि पहले उसका जो इनिशियल प्रेशर वो P है और वॉल्यूम V है। तो जब फाइनल स्टेट आती है तो प्रेशर उसका सेम रहता है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का 2 टाइम्स हो जाता है। तो दोनों केसेस में हमने वर्क डन बताना है। अब क्वेश्चन समझ आ गई है?
सर पहले केस में वर्क डन 0 होगा। पहले केस में 0 क्यों होगा? यानी सर वॉल्यूम में चेंज नहीं आया है। हाँ जी, वॉल्यूम शाबाश। कांस्टेंट है इस वजह से। वर्क हाँ जी, क्योंकि पहले केस में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं आया। तो आपने थर्मोडायनामिक्स में वर्क का फार्मूला क्या पढ़ा है? पी डेल्टा वी। तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब है वो फिर हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उसका वर्क डन क्या होगा? 0 हो गया। तो केस 1 में तो 0 हो गया, केस 2 में कितना होगा? कैसे मालूम करेंगे? वही सर जो उधर भी फार्मूला। यही फॉर्मूला हाँ जी, लगाइए, यही फार्मूला हम लगाएंगे पी डेल्टा वी का। बट लिमिट आ जाएगी। हाँ जी, लिमिट आ जाएगी। तो या मैं टाइप करता हूँ, तो अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले मेरे टाइप करते वक्त। टाइप करते हैं कि दौरान कोई किसी ने क्वेश्चन करना है वो कर ले, ताकि क्लास में खामोशी ना रहे। सर ये PV1 इसका आंसर है, ये बी वाला, ये आ रहा है मेरा आंसर इसका। सही है। केस 2 में फिर हमारा क्या हो गया? क्योंकि हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो जब हमारा वॉल्यूम चेंज होगा, यहाँ पे हमारा क्या? प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन हमारा फार्मूला क्या बनेगा? प्रेशर पी हमारा कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। और जो वॉल्यूम है इसकी लिमिटेशन अप्लाई कर देंगे। पहले वॉल्यूम हमारा कितना? V1, यानी V। और बाद में उसका वॉल्यूम कितना? 2V। 2 और इंटीग्रेशन किसके करनी है? dV की ना। P dV होता है ना। डी। तो इंटेग्रल जी और सर। डिफरेंस से कट जाते हैं, तो W हमारा किसके इक्वल आ जाता है? टी लिमिट के बराबर। लिमिट V। अपर लिमिट हमारी 2V है और लोअर लिमिट हमारी क्या है? V है। तो इसका फिर आंसर क्या आ जाएगा? 2V सेकंड ऑप्शन माइनस V। तो इसका फिर आंसर क्या आ जाता है? साथ में P भी है, यहाँ पर P भी आता है। और 2V माइनस V का और साथ में P, तो इसका फिर आंसर क्या आ जाता है? PV। तो W इज इक्वल टू PV आ जाता है। पहले P डेल्टा V था, अब क्या बन गया? PV। तो पहला तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों 0 हैं। दूसरे में पहला जो है ना 0 है, दूसरा 0 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, C भी नहीं हो सकता। चौथे में पहला 0 है तो चौथा भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर पे क्या होगा? B वाला। लेट्स सपोज अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं आपको आती, तो आप क्या कर सकती हैं? अब देखिए पहला 0 है, तो पहले दो ऑप्शन में से तो आपको कंफ्यूजन होगी। तीसरा चौथा आंसर इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो पहला केस है उसमें तो वर्क डन 0 है, तो इसलिए ना C हो सकता है ना D हो सकता है। तो फिर आप पेपर में आप इन दोनों में से आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। तो जब वॉल्यूम चेंज, उसका मतलब है प्रेशर वर्क डन हमारा 0 नहीं होगा। तो अब ये जो हमारा केस 2 के लिए हमने किया है ना, ये पेपर में आप विदाउट कैलकुलेशंस जस्ट आप ये देख लें, पहले उसका वॉल्यूम V है फिर उसका वॉल्यूम 2V हो जाता है, मतलब वॉल्यूम में चेंज आया है, तो लिहाजा वर्क डन हुआ है। तो ये हमारा पहला B नहीं हो सकता, कांटे मारते चले जाएं। पीछे क्या बच गया? B ऑप्शन। तो ये कैलकुलेशन करने के बगैर भी आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं, अगर आप कॉमन सेंस आप यूज करें पेपर में। क्लियर है? यस सर। A container of volume 1 meter cube is divided into two equal compartment। कि हमारे पास जो कंटेनर है ना, इसका वॉल्यूम कितना? 1 मीटर क्यूब है। इसको हम क्या करते हैं? दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं इस तरह। वन ऑफ दीज कंपार्टमेंट्स कंटेन एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन। तो यहाँ पर भी गैस, इसका टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन है। इस पे हमने गैस को रखा हुआ है। द अदर कंपार्टमेंट इज वैक्यूम। यहाँ पर वैक्यूम हमने क्रिएट किया हुआ है।
यानी हवा सारी निकाल दी है। द होल सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, और इसको हमने क्या किया, थर्मली इंसुलेट किया ताकि बाहर से ना तो हीट अंदर आ सकती है और अंदर से ना तो बाहर जा सकती है, क्योंकि थर्मली इंसुलेटेड ना ऊपर से आ सकती है ना ही नीचे से। वो कहता है होल सिस्टम, तो चारों तरफ से हमने इसको क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया है, ताकि यहाँ पर ना हीट अंदर जाए ना बाहर आए। फिर हम क्या करते हैं, द पार्टीशन इज रिमूव्ड एंड द गैस एक्सपैंड टू ऑक्यूपाई द होल फिर हम जो पहले हमने ये जो पार्टीशन क्रिएट की है ना, ये वाली, वो कहते हैं सामने पार्टीशन को हम रिमूव करते हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि एक हमारे पास कंटेनर है, उसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक पार्टीशन लगा के दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। पहला ये हमारे पास दो कंपार्टमेंट बन गए कि ये कंपार्टमेंट है और एक ये कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट हमने गैस फिल की और इसका टेम्परेचर कितना रख दिया, 300 केल्विन। यहाँ पर हमने वैक्यूम क्रिएट किया। तो जब वैक्यूम क्रिएट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद नहीं, अपार्टमेंट नंबर 2 में, क्योंकि वैक्यूम का मतलब है सारा कुछ ही आपने निकाल दिया है, हवा के पार्टिकल्स भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिर आपने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को आपने इंसुलेट कर दिया, थर्मली इंसुलेट कर दिया, राइट लेफ्ट से नीचे टॉप बॉटम हर तरफ से आपने क्या कर दिया, थर्मली इंसुलेट कर दिया। तो थर्मली इंसुलेट का मतलब क्या है कि हीट ना तो अंदर से बाहर जा सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है, तो जो कुछ भी है इस सिस्टम के अंदर ही रहेगा ना। तो ये हमने फिर काम कर दिया। फिर हमने क्या किया, ये जो पार्टीशन हमने पहले क्रिएट की थी दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, इस पार्टीशन को हटा दिया। द पार्टीशन इज रिमूव्ड एंड द गैस एक्सपैंड। अब जरा जब पार्टीशन को आप रिमूव करेंगे तो पहले हमारी जो गैस थी इस रीजन में, पहले उसने अब जो ये उसके पास सिर्फ जगह थी रहने के लिए, ये अब आप इस पार्टीशन को रिमूव करेंगे, अब ये पूरा कंटेनर है उसके पास रहने के लिए। तो वो फिर क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी, अब वो खुला खुला हो जाएगी। जैसे अगर रूम तंग हो तो आप वो बड़े सुकड़ के बैठते हैं, तो जब आपके रूम मतलब है जगह ज्यादा हो जाए तो फिर आप क्या करती हैं, आप खुला खुला होकर बैठते हैं। तो यही बात हुई कि जो पहले गैस है सुकड़ के बैठी हुई थी, जब उसको जगह मिली फिर उसने क्या करना शुरू कर दिया, एक्सपैंड कर दिया टू ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो जब वो एक्सपैंड कर रही है तो इस दौरान इसका टेम्परेचर वो क्या होगा ये हमने बताना है। तो ये कौन बताएगा? सर वो बस 300 केल्विन होगा, हाँ टेम्परेचर जी, टेम्परेचर और में चेंज नहीं इसका आएगा। रीजन क्या है? यानी सिस्टम आइसो थर्मल ये है, आइसोलेटेड है सर, तो इससे ना हीट एंटर करता है ना वो। अंदर टेम्परेचर उसका चेंज क्यों नहीं होगा? अंदर जो गैस एक्सपैंड कर रही है ना, कोई और तो बताना चाहे? सिंपली इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है टेम्परेचर ज्यादा हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी इसके साथ साथ सर, यानी पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी यहाँ एक पर फॉर्म जिक्र से नहीं, दूसरी क्योंकि फॉर्म हम में आइडियल कम। गैस ले रहे हैं। आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी वैसे जीरो होती है। कोई और बताना चाहे? सर सिस्टम आइसोलेटेड होता है मेरे ख्याल से, तो बाहर से हीट एंटर नहीं हो पाती, जो पहले टेम्परेचर है वो ही नॉर्मल रहता है। हमने उसको वैक्यूम रखा हुआ है तो जब गैस एक्सपैंड करे तो उसका टेम्परेचर कम नहीं होता? तो जब एक्सपैंड करेंगे तो उसको एनर्जी चाहिए नहीं, वर्क डन होगा ना, कि नहीं होगा? जी वो तो होगा। क्या इस केस में वर्क डन हो रहा है? हाँ यस सर। कौन कहता है कि इस केस में वर्क डन हो रहा है? मैं कह रहा हूँ। कोई और कहता है जो बोले कि इस केस में वर्क डन हो रहा है? मेरे ख्याल में नहीं हो रहा सर। अगर तो वर्क डन नहीं हो रहा फिर इसका मतलब उसका जो टेम्परेचर वो चेंज नहीं होगा, ऐसे ही है नहीं ना? हो रहा। अब इकबाल ने जी आंसर सर। दिया 300 केल्विन, आंसर ठीक दिया इकबाल ने। तो अगर आंसर ठीक दिया इसका मतलब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इसका मतलब है फिर वर्क डन हमारा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब जी आपने सर। पार्टीशन को रिमूव किया है
तो फिर आपने गैस को जो पूरे कंटेनर पे जाने के लिए क्या कोई वर्क डन करना पड़ता है? क्या उसके कोई रुकावट मौजूद है पूरे स्पेस में, मतलब कंटेनर की स्पेस में जाने के लिए? नो सर। रुकावट तो हमने हटा दी ना। पहले तो हमने पार्टीशन लगाई थी, तो गैस उसके अंदर कैद हो गई। तो जब हमने पार्टीशन हटा दी तो गैस मालिक क्या हो गए? आज़ाद हो गए ना। अब वो आज़ादाना तौर पे क्या करते हैं? एक्सपैंड करते हैं। तो ये मैंने लिखा है सेंटेंस, दिस इज द केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, एंड इन दिस फ्री एक्सपेंशन में हमेशा वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। और जब वर्क डन हमारा जीरो होता है तब हमारी जो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो क्या होगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि जब आपका वर्क डन ही जीरो है तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा। चेंज सिस्टम के एनर्जी में तभी आता है जब वर्क डन हो। तो जब वर्क हो ही नहीं रहा तो एनर्जी यूज ही नहीं हो रही। तो जब एनर्जी यूज ही नहीं हो रही तो फिर हमारे जो है उसका मतलब जो एनर्जी में चेंज है वो भी क्या होगा? वो जीरो होगा। अच्छा, यहाँ पर दो बातें हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी जीरो होगी या चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो इंटरनल होगी। एनर्जी जीरो क्यों नहीं होगी? तो ऑलरेडी पार्टिकल की सांस है सर। कोई बता सकता है कि इसकी इंटरनल एनर्जी जीरो क्यों नहीं हो सकती? इंटरनल एनर्जी जीरो क्यों नहीं हो सकती? सवाल में ही जवाब मौजूद है, अगर आप गौर करें तो। क्योंकि सर सिस्टम के पास तो ऑलरेडी एनर्जी है, कोई आपको कैसे टेम्परेचर पता है चला उसका, एनर्जी है? मीन्स उसके पास कोई ना कोई एनर्जी है ऑलरेडी, तो वो तो सर जीरो नहीं हो सकती। चेंज इसका जीरो होगा कि एनर्जी चेंज नहीं हुई, वर्क नहीं हो रहा। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि उसके पास एनर्जी है? सर टेम्परेचर है, हाँ टेम्परेचर जी। अगर 300 केल्विन है जब तो आप उसकी उसको 300 काइनेटिक केल्विन एनर्जी है। टेम्परेचर दे रहे हैं, इसका मतलब उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी आ नहीं गई? तो जब काइनेटिक एनर्जी आ गई है तो उसकी एनर्जी तो जीरो नहीं होगी। तो यहाँ पर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, इंटरनल एनर्जी वैसे जीरो नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट? इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं है क्योंकि आपने टेम्परेचर 300 केल्विन दी है, और आपने पीछे पढ़ा है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास तो एनर्जी मौजूद है, और आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी एक ही बात है। तो जब आपने उसको 300 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, इसका मतलब है उसके पास इंटरनल एनर्जी मौजूद है। तो इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं है, चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो है। क्यों? क्योंकि वर्क डन हुआ ही नहीं है। वर्क होगा तभी हम एनर्जी यूज करेंगे, जब वर्क होता ही नहीं है तो एनर्जी यूज ही नहीं होगी। जब एनर्जी यूज ही नहीं होगी तो एनर्जी की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी जीरो है तो हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। विच ऑफ द और फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनामिकल फंक्शन? इनमें से कौन सा थर्मोडायनामिकल फंक्शन नहीं है? कौन बताएगा? हमारा आप बता दो। एंथैल्पी। एंथैल्पी थर्मोडायनामिकल फंक्शन नहीं है, इकबाल ने बोला है। हमारा आप बताओ। सर एंथैल्पी तो ये यूज होती है ना ये थर्मोडायनामिक्स में। तो यानी कि आप बात इकबाल के बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही, फिर अपना आंसर बताएं। सर मुझे भी एंथैल्पी लग रहा है, लेकिन ये है कि वो तो ये सारे गिब्स एनर्जी भी इधर यूज हो रहा है, जो थर्मोडायनामिकल फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी भी है, फिर क्या वर्क बचता डन। है? चारों में से एक तो है जो नहीं है। वर्क डन। हाँ जी, वर्क डन। बट ये भी है। नहीं नहीं, ये थर्मोडायनामिकल फंक्शन नहीं है। वर्क डन तो मेथड है ना। जी सर। सर वर्क इसका डन। मतलब सही है। हाँ जी, इसका आंसर है वर्क डन। बाकी जो है ना, एंथैल्पी भी अब थर्मोडायनामिकल फंक्शन है, गिब्स एनर्जी भी थर्मोडायनामिकल फंक्शन है, और इंटरनल एनर्जी भी है। ये टोटल 8 फंक्शन बनते हैं: टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम
और 3 ये हो गया, 6 हो गया, और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी आ गया 7, और एक और है, आई थिंक 7 है या 8, मेरे ख्याल से 8 है, एक और भी है इसका। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट सिस्टम कैन डू वर्क, सिस्टम एज द टेम्परेचर, सिस्टम एज द प्रेशर, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका क्या आंसर है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता है? सर हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि फर्स्ट लॉ हमारा किससे डील करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ये हमें सिर्फ एनर्जी के बारे में बताएगा। तो सिस्टम वर्क हमारी थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी नहीं है, तो सिस्टम एट द टेम्परेचर ये भी नहीं हो सकता, प्रेशर नहीं हो सकता, फिर यानी कि एनर्जी सिर्फ इसी में आ रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा। थर्मोडायनामिक्स में वर्क क्या होता है? ये मेथड है टू डिलीवर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज चेंज्ड फ्रॉम द स्टेट, पहले उसकी स्टेट है P1 V1, फिर उसकी स्टेट क्या होगी? P2 V2 बाय 2 डिफरेंट प्रोसेस। द क्वांटिटी विच विल रिमेन सेम, कि जब उसकी स्टेट P1 से P2 हुई, V1 से V2 हुई, तो कौन सी जो क्वांटिटी है वो इस दौरान चेंज नहीं होगी? और सबसे पहले ये बताएं कि P1 V1 ये कौन से ये लॉ को फॉलो कर रहा है? जरा सोचें। प्रोडक्ट ऑफ PV कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ सर। चार्ल्स लॉ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है ना, या जी सर। बॉयल्स लॉ की ये स्टेटमेंट है ना, PV का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही है ना स्टेटमेंट? इसमें सर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना। हाँ जी, बॉयज लॉ की ये स्टेटमेंट है। अगर कोई गलत है तो फिर बता दे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है? आप अगर इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। P1 V1 का प्रोडक्ट और P2 V2 इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर उसका प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो बॉयज लॉ को ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि PV किससे रिलेट करते हैं? बॉयज लॉ से। तो बॉयज लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, यानी कि डी ऑप्शन इसका होगा। तो ये MCQ क्लियर है? सर समझ नहीं आई, मतलब दोबारा रिवाइज कर दो। बॉयज लॉ हमारा पता है ना क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ PV रिमेन्स कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम ये चेंज होती हैं, तो लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि हमारे पास पहले उसका प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था, तो फिर उसका प्रेशर P2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गया। तो हमने बताना है कि जब उसका प्रेशर P1 से P2 हुआ है, वॉल्यूम V1 से V2 हुआ है, तो कौन सी क्वांटिटी इन चारों में से चेंज नहीं हुई? तो मैंने बोला कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये बॉयज लॉ की है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर जब हो ना, तब प्रेशर और वॉल्यूम क्या होती है? इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम को बढ़ाएं तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो बॉयज लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है इंटरनल एनर्जी हमारी क्या? कांस्टेंट है। तो जो इंटरनल एनर्जी जब हमारी कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। अब क्लियर है? जी सर, शुक्रिया। ये हमारा इंटरनल एनर्जी का फार्मूला, क्योंकि चेंज नहीं ना हो रही। तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, ये इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है।
लास्ट MCQ है परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस कौन सी होती है? इसका दूसरा नाम क्या है परफेक्ट गैस का? आइडियल गैस। हाँ जी, तो आइडियल आइडियल गैस। गैस की यहाँ पर बात हो रही है। अ परफेक्ट गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर इज केप्ट इन वैक्यूम इफ द सिलेंडर सडनली बर्स्ट देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब देखिए पहले हमने क्या किया कि आइडियल गैस को आपने सिलेंडर में रखा हुआ है, तो फिर वो क्या कहता है, सिलेंडर अचानक से ब्रस्ट कर जाता है, तो गैस क्या करेगी? देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स जीरो, इंक्रीजेस या डिक्रीजेस। तो इसका आंसर क्या है? डिक्रीजेस। अचानक ब्रस्ट हो रही है, क्या गैस को वर्क डन करना पड़ रहा है? अब जब वो ब्रस्ट हुआ है तो अब गैस को निकलने का रास्ता मिल गया ना, कि नहीं मिला? ये यस सर। यस सर। तो जब उसको रास्ता मिल गया तो अब उसको वर्क डन तो नहीं ना करना पड़ेगा एक्सपैंड करने के लिए। तो ये भी फ्री एक्सपेंशन का केस है। तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, टेम्परेचर हमारा चेंज होता है या कांस्टेंट रहता है? कांस्टेंट। तो इसका भी आंसर क्या है? रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन। तो अभी आपका एक क्विज रहता है फर्स्ट ईयर में, वो है फिजिकल ऑप्टिक्स। जी सर। वो आज इंशाल्लाह आज मैं बना लूंगा। तो फिर हमारा एक हाफ बुक मॉक टेस्ट रह जाएगा और फिर हमारा फुल बुक मॉक टेस्ट रह जाएगा। तो फिर इसके बाद बीच में हमने ये सिलसिला भी स्टार्ट किया प्रेजेंटेशन का, और इसके अलावा फिर पास पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको फर्स्ट ईयर को आपको पता चले कि ये हमने फर्स्ट ईयर से क्या चीज़ें हमने सीखी हैं, कितना % हमने वो सीखा है कि जो हम पेपर में इसको अप्लाई कर लें। तो फिर हम सेकंड ईयर की तरफ जाएंगे, तब तक जो हमारे न्यू कमर्स हैं इनको भी टाइम मिल जाएगा, तो ये भी फिर अपना जो पिछला काम है ये भी इसको आसानी से कर सकें। क्योंकि ये अब देखें हर क्लास में अगर आप सीख रहे हैं ना नई चीज़, तो इसका मतलब आपकी क्लास या आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप तो यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। तो आपको सिलेबस से कंसर्न नहीं होना चाहिए कि हम अभी तक, ये तो हम नाम की बात कर रहे हो कि हम फर्स्ट ईयर में ही हैं। तो ये भी तो देखिए फर्स्ट ईयर में रोज जो जब आप क्लास होती है तो आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं ना, तो आप इसलिए तो आए हैं कि सीखने के लिए या सिलेबस को रट्टा मारने के लिए आए हैं। सर कहाँ तक सिलेबस होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आगे कितनी क्लासेस का होता है? अभी तो फर्स्ट ईयर है, अभी मैंने आपको नेक्स्ट प्लान बताया ना कि हमारे मॉक टेस्ट अभी रहती हैं, हाफ बुक फुल बुक मॉक टेस्ट, फिर मॉक टेस्ट पे डिस्कशन भी होनी है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन का सिलसिला भी स्टार्ट किया है। फिर हमने पास पेपर जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो हमने डिस्कस करना, ताकि आपको पता आइडिया हो जाए कि फर्स्ट ईयर से कितने कंसेप्ट वहाँ पर आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम सेकंड ईयर की तरफ जाएंगे। सेकंड ईयर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, फर्स्ट ईयर से भी ज़्यादा। उसमें फिर हम टाइम लेके फिर हम HRK की तरफ जाएंगे, हैलिडे रीजनिंग क्रेन की तरफ। तो इसलिए तो मैंने ये दावा किया है कि जब आप ये सेशन कंप्लीट करेंगे तो सारे पाकिस्तान में होने वाला टेस्ट आप इंशाल्लाह ताला उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो जहाँ पे है ना उसका वो जो भी टेस्ट होगा वो इंशाल्लाह ताला अच्छा